Reclaiming the Earth. We have with us 5 voices of collective resistance, of communities and individuals who invent homelands in their poetry and at the same time make poetry their homeland. May I please call upon stage Mr. Tenzing Sundhu. तेंजिंग सिंधु ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अखबार और पत्रिकाओं के लिए लिखा है. May I also call upon stage the second speaker for today, Mr. N.D. Rajkumar, who's a Tamil poet and has written poetry collections like Therri and Odaku. इनकी कई सारी कविताएं अंग्रेज़ी में अनुवाद भी हो चुका है और वो कई अखबारों और में छपी भी हैं. इनकी उन अंग्रेज़ी अनुवादों एक किताब के रूप में आए हैं जिसका नाम है गिव अस दिस डे अ फीस्ट ऑफ फ्लैश. मिस्टर एन डी राजकुमार इज़ ऑल्सो एक्टिव इन स्ट्रीट प्लेज, सिनेमा, एक्टिंग, राइटिंग, लिरिक्स एंड सिंगिंग. मिस्टर एन डी राजकुमार. May I also call upon stage Mr. Prakash Uday. He is a Bhojpuri Hindi poet. He has edited Bhojpuri poetry for Bharatiya Gyanpeeth and Mahatma Gandhi International Hindi University. He has represented Bhojpuri at the International Bhojpuri Conference, Mauritius. Mr. Prakash Uday, please. Ms. Sushma Asur. She's a brave, young voice from Jharkhand's tribal community called Asur. She's a popular poet and language activist and is now seen as a symbol of the Asur identity of our times. May I also call upon stage Mr. Prabhat. He's a poet, educator and editor. इन्हें कविता समय युवा सम्मान और भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. After the speakers, may I now have the pleasure of inviting on stage the moderators of this session. Mr. Giriraj Kiradu, a poet and a fiction writer. Giriraj Kiradu is the founder editor of the widely acclaimed bilingual journal Pratilipi and founder managing director of the publishing initiative Pratilipi Books. And of course, he's also the creative director of Samanvay. May I also have on stage the second moderator for this session, Mr. Satyanand Nirupam. He is the editorial director of Rajkamal Prakashan Group and of course one of the creative directors of Samanvay. जब पहले साल हमने समन्वय IHC भारतीय भाषा महोत्सव की उद्घोषणा की, तारीख की, तो कुछ साथियों ने कुछ ऐसे सवाल पूछे कि भारतीय भाषा महोत्सव तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें बोलियां कहाँ हैं? हमने बताना शुरू किया कि ये बोली हमारे साथ है, ये बोली हमारे साथ है, और बताने से ज़्यादा हम आश्वस्त करते रहे कि हम पहले मंच तो खड़ा कर लें, फिर बोलियां भी हमारे साथ होंगी, बोलियों का साहित्य भी हमारे साथ होगा, बोलियों के साहित्यकार भी हमारे बीच होंगे. तीसरे साल तक आते आते आज अभी जो हमारे साथ पैनल है, जो हमारे साथ साहित्यकार हैं, उनको आप सबके बीच प्रस्तुत करते हुए हमें बहुत संतोष हो रहा है कि हम जिस लक्ष्य को लेकर आगे चले थे, उस लक्ष्य को बहुत हद तक शायद पा सके हैं. सबसे पहले आज की शाम मैं सुषमा असुर से यह निवेदन करूंगा कि वे अपनी कविताएं, वे अपने सदियों से गाए जा रहे गीत हमारे बीच प्रस्तुत करें. असुर झारखंड के आदिम जनजातियों में माने जाते हैं. सुषमा अपनी समुदाय की पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यवस्थित रूप से अपने समुदाय के मौखिक इतिहास, अपने समुदाय की सांस्कृतिक इतिहास को, जो कि वाचिक परंपरा में था, उसको, मौखिक साहित्य को, उसके दस्तावेजीकरण का प्रयास शुरू किया है. इसमें उन्होंने
बहुत सारे लोगों से मदद मांगी, तकनीकी मदद। उनको लगा कि समय कम है, इतिहास बहुत पुराना है, उसको खंगालना, उसकी तह तक पहुंचना, उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उनको लगा कि कैमरा होना चाहिए, वॉइस रिकॉर्डर होना चाहिए, और बहुत सारे साथियों ने, जिसमें हमारे हिंदी के यशस्वी कथाकार उदय प्रकाश जी ने भी वीडियो कैमरा भेजा इनके लिए। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने व्यवस्थित रूप में ये काम कर रही हैं, अपने समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास को, उसकी अस्मिता के इतिहास को समेटने, सहेजने और सुव्यवस्थित करने में। सुषमा, अब आप। यहाँ उपस्थित सभी लोग का हमारे तरफ से जोहार। ये सर जी जो है पूरे आपका मेरा ये डिटेल दे दिए हैं, इसलिए मैं अपने आसुरी गाना गाती हूँ। ओके आला मांदड़ घाट घूमर सरिया, ओके आला तिरी यो सिरी दायरे, ओके आला तिरी यो सिरी दाय। ओके आला मांदड़ घाट घूमर सरिया, ओके आला तिरी यो सिरी दायरे, ओके आला तिरी यो सिरी दाय। दादा आला मांदड़ घाट घूमर साड़िया, बोको आला तिरी यो सिरी दायरे, बोको आला तिरी यो सिरी दाय। दादा आला मांदड़ घाट घूमर साड़िया, बोको आला तिरी यो सिरी दायरे, बोको आला तिरी यो सिरी दाय। ओके आला सिंगर, ओके आला सिंगर जैली मांदड़ साड़िया, ओके आला सिंगर बे हेरा रे, ओके आला सिंगर बेरा। दादा आला सिंगर मांदड़ सिंगर बहिन आला बेरागी सो ओ भारे, बहिन आला बेरागी शोभा। दादा आला सिंगर मांदड़ की शोभा, बहिन आला सिंगर बेरा सो ओ भारे, बहिन आला सिंगर बेरा शोभा। और एक गीत है, होली में गाते हैं हम लोग। ओके कोड़ा छैला रे, ए बहेरा बाह के कालिगा बनाओ दे। ओके कोड़ा छैला रे, ए बुरु भीतिरी भीतिरी बहेरा बाह के कालिगा बनाओ दे। रिजीवड़े कोड़ा रसिका रे, ए बुरु भीतिर भीतिर बहेरा बाह के कालिगा बनाओ दे। अब मैं अपना आसुरी कविता हिंदी तक के पास है। ओ तामरे नहल सियाम होले हुड़ू हेरे आम, कोआन दो बीर उड़ुंग पेरे क्वा, घास नेल खे जानवर पेरे क्वाकू, नहल सियाम होले हुड़ू हेरे आम। आम ओ तामरे रोज दिन 12 महीना नहल सियाम होले
ओत तामरे हुड़ू हेरे आम ओत तामरे बीर एरे पेड़े गुआ आम माला ओत रे हुड़ू दुबा हरियार कुआ नाहेल सियाम होले हुड़ू तही कुआ नेनेल लगिन चैरो कोना तरा बुरु तेंग तेंग नई पारोंखे ओत ताम दौड़ी दौड़ी ओड़े हिक दुड़ू कुआकू ओत तामरे हुड़ू हेरे आम होले हुड़ू पेरे कुआ कुआन दो हुड़ू आदेर ठाव रे मकरा जाला बनाव खे पेरे कै ओड़ा रे हुड़ू आदेर आम होले हुड़ू दोहो गोसिया छटका रे भादली दुड़ू हुड़ू नेनेल लै डुयुंग तही कोय हुड़ू दोहो ओड़ा रे ओटांग ओटांग भीतरी बाहरी गोटा ओड़ा दाड़ा कोय ओत तामरे नाहेल सियाम होले हुड़ू हेरा दू बाबू दावरी जोला सिमरा के दाकू उकिन नींद को आम बिरिड में दू सेनालंग दावरी जोला गामछा के टुटकुयो में कोलम दुबाड़े सेंगेल जुले अलंग जोड़ा उरी के आम जोला किंद्राउक में इंग साबिंग आखिन हुड़ू के सितों गुड़ुंगु तरा पहिर रे एने अलंग आम किंद्राव जोला कुमे इंग उल्टेंग आखिन रे बैल तके तेंग लतार इंग आम किंद्राव कुमे दावरी आया ताम घोटो आगू खे ही क्वाय हुनी हिजो तरा अलंग एन ता अलंग बना होड़ जमे अलंग घोटो हुनी हटा रे तीये तीती तरा अलंग घोटो जमे अलंग घोटो जम खे आम नेल कुमे उरी अलिंग बना होड़ गोगे अलिंग हुड़ू आम चाराव कुमे उरी उकिन दिन ओ तखरिंग रा काचा ढिबुआ तही क्वा उकिन दिन टुकू कोटे के अपे टुकू एतान कोटेक दपे अपे होड़ लहिगरा ओटा के कोटेक दपे हेतरा चाबा दपे चाबायो तना उकिन दिन ओ तखरिंग ढिबुआ तही क्वा मुसिंग नोकान दिन ही क्वा चेंगा तपे मायमरा दिया बरा बराव नाम के पे अकू हिन हिला अपे आला मेड रे उयु क्वा मेड दा जामा रोहड़ ना डूंगी रा दा खोद नहा दो जामा ओत के अखरिंग सोड़को जूता खड़पा सोलोंगो तना मुरु नु दपे एनेक मोबाइल रे हो गापा रा दिन रे एतान हुया एरे भेटा एरे बांचा इसिड़ बड़ा दपे भाखा हो एरे बांचा ओके आला खांद रे बोहो ओता यम का अपे जाना तना पे जामा रोज नवा आटी गाड़ी बुरु यम दे नई यम दे झारखंड रेना डूंगी ओत बुरु जमा यम दले जमा असुर डूंगी रे दा कानोआ नई रे तुयो लय दा कानोआ कुल बंदरा भालू सिकटा बिंग सोड़ कुलाही ओड़े लय ठाव कानोआ बुरुरा ओड़ा चाबाना भाखागी एरे तहिनोआ दो सिरिंग रा अखड़ा उकाड़े सलगाव कोआ आले बनावला मेढ़े दे नहा हिना मेढ़े रे कंपनी गोसिया ओत ला मायम तू दकू हिना मेढ़े रे हुमागो तनाकू यम दले जमा असुर खेतों में जब हाल चलाओगे तब धान बोओगे नहीं तो घास उग जाएगा घास देखकर जानवर भर जाएंगे हाल चलाओगे तभी खेती कर सकोगे अपने खेतों में रोज दिन 12 महीना हाल चलाओगे तब तुम धान की खेती करोगे तो खेत में घास नहीं उगेगा तुम्हारे खेतों में धान का पौधा हरा भरा रहेगा हाल चलाओगे तो तुम्हारे खेतों में धान रहेगा देखने के लिए चारों दिशाओं से चारों कोनों से पहाड़ों के ऊपर से नदियों को पार करके खेत के किनारे किनारे
पंछी आकर बैठेंगे। खेत में धान बुनोगे तब तुम्हारे घर में धान भरेगा, नहीं तो मकड़ा धान रखने की जगह पर जाली बनाकर भर देगा। घर में धान घुसाओगे तो धान रखने वाले छटका में धान देखने के लिए झूला झूलेंगे। धान रखने वाले घर में उड़ उड़ कर अंदर बाहर पूरा घर घूमेंगे। खेत में हल चलाओगे तो धान बोओगे। चलो बेटा, दौरी खेदने मुर्गा बांक दे रहा है, कितना सोओगे? उठो चलो जाएंगे दौरी खेदने। गमछा को ओढ़ लो, खलियान के पास आग जला लेंगे। जोड़ा बैल को तुम दौड़ाना घुमाना, हम पकड़ेंगे आखिन। धान को धूप निकलने से पहले ही झाड़ लेंगे। तुम घूम घूम कर दौड़ाना, हम उलट पुलट कर आखिन में बाली को ऊपर नीचे करेंगे। तुम घुमाना दौरी। माँ तुम्हारी खाना लेकर आएगी, उसके आने तक हम झड़कर ख़त्म करेंगे। हम दोनों जब खाना खाएंगे वह सूप लेकर उसाएगी, उसाने तक हम खाना खाएंगे। खाना खाकर तुम देखना बैल, हम दोनों ढोएंगे धान, तुम चराना बैल। कितना दिन जमीन बेचा हुआ रुपया पैसा रहेगा, कितना दिन पत्थर तोड़ोगे? पत्थर खेत क्यों तोड़ रहे हो? तुम लोग पेट की आतड़ी को तोड़ रहे हो और ख़त्म कर रहे हो खुद को। कितने दिनों तक जमीन बेचा हुआ रुपया पैसा रहेगा? एक दिन ऐसा समय आएगा बच्चे तुम्हारे खून से दीपक जला जला कर खोजेंगे। उस दिन तुम्हारी आंखों से गिरेगा पानी, सभी सूख गए झरनों का पानी झर 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 झर। अभी तो सभी जमीन को बेच बेच कर फुल पैंट जूता चप्पल पहन रहे हैं, खूब शराब पी रहे हैं, नाच नाच के मोबाइल पे गाना सुन रहे हैं। कल के समय में कुछ भी नहीं मिलेगा, कल के समय में कुछ भी नहीं बचेगा। रिरियाने के लिए भाषा भी नहीं बचेगी। किसके कंधों पर सर रख कर रोओगे? पहाड़ तो शहर में बिछी होगी कोल तार के साथ, कुचल रही होगी हर पल जिससे अनगिनत नई नई मॉडल की गाड़ियाँ। पहाड़ रो रहा है, नदी सिसक रही है, रो रहे हैं झारखंड के झरने, धरती पहाड़ सब रो रहे हैं असुर सारे। झरने में पानी नहीं है, पहाड़ों में फूल फल नहीं है, नदी में बहने के लिए पानी नहीं है। बाघ बंदर भालू सियार सांप हाथी खरगोश चिड़िया के लिए जगह नहीं है। पहाड़ का घर खत्म हो गया, भाषा ही नहीं रहेगी तो। दोस्तों, इस गोष्ठी में जितने कवि हैं, कभी न कभी उन सबके जैसा लेखक होने की एक इच्छा मेरे मन में रही है, क्योंकि वो जो काम कर पा रहे हैं वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कम से कम 4 उनमें से ऐसे हैं जो वो काम कर पा रहे हैं कि वो अपनी मातृभाषा में लिख पा रहे हैं। मेरी मातृभाषा राजस्थानी है, राजस्थानी का भी एक खास डायलेक्ट है, लेकिन अब मैं उसमें नहीं लिख पाता हूँ और उससे मेरा कोई वैसा संबंध भी नहीं रह गया है। हम अपने घर में वो भाषा बोलते हैं, लेकिन वैसा संबंध नहीं रह गया है। हिंदी और अंग्रेजी की जो दोनों की जो हेजमनी है, उसका एक व्यक्तिगत इतिहास भी है मेरा, कि उसने कैसे मेरे अपने मातृभाषा स्पेस को सप्रेस किया है। लगातार मैंने लगातार हिंदी और अंग्रेजी में अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखा है, लेकिन जैसे जैसे मैं ये करने लगा वैसे वैसे वो मातृभाषा का जो स्पेस था वो और ज़्यादा सप्रेस कहीं हुआ होगा। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ भी है जो इन 5 लोगों के बारे में सोचते हुए लगती है कि इनके जैसा कवि मैं किसी और वजह से भी होना चाहता था। मसलन अगर आप तेंजिन की तरफ देखें तो यू जस्ट हैव ए लुक एट हिम एंड यू वांट टू बी लाइक हिम। हु डजंट वांट टू बी लाइक हिम? जस्ट हैव ए लुक एट हिम राइट नाउ। He is not just a poet, he is not just a symbol of Tibetan struggle, he is not just a symbol of so many things, but I just read somewhere that he is also considered to be a style icon. Yeah. So, who doesn't want to be Tenzin? But he has had a difficult life like many of his compatriots, and it's been really fascinating to know about him, and in fact I've been trying to chase him ever since we started Pratilipy. He never replied us. Finally he is with us, and let's hear from him now. Tashi Dilek,
That's how we greet in our language, Tibetan. And I have a Tamil friend here. Vanakkam. I'm born in India and grew up everywhere. I was born in deeper upper regions of Himachal Pradesh. And then my parents were rehabilitated to South India in Karnataka. And my parents today speak Kannada. Then for my school, I was in Himachal Pradesh, so I can speak a little bit of Gaddi, which is the Pahari language of Himachal, especially of the Kangra Valley. I did my BA from Madras, so I speak Tamil. I was just speaking to my friend here just now in Tamil because he speaks only Tamil and no other languages. I was speaking to him, I was just telling him, when you read poetry, make sure that you read your, make sure that the translation is also read. I was telling him in Tamil. And for my master's degree, I went to Bombay, so I speak Bombay Hindi. Please do not think that Bombay Hindi is Hindi. It's a separate, different language and it deserves that respect. So I speak Bombay Hindi. So in that way, and I've been all across India, I understand so many different cultures and languages and people that sometimes I feel, I usually ask my friends and tell them that I'm more Indian than you. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं सब जगह का हूँ लेकिन मैं कहीं का नहीं हूँ. I'm not a citizen of India. All Tibetans are not citizens of India. We are refugees. Whether I'm somebody like me born in India or like my parents who came from Tibet. We're all foreigners living in India and we do not have our home. We are refugees. But I've never thought that. I've never said to myself I'm a refugee because I feel so very free in India, and also because of the constant concern for the people in Tibet, which has been my main preoccupation of all my life. तंग कर दिया है बचपन से कि तिब्बत के बारे में सुन के, और आज वो मेरा भाषा भी वही है, मेरे सोच विचार वही हैं, मेरी ज़िंदगी वही हैं और मेरे मकसद वही हैं और मेरे पहचान भी तिब्बत हो गया. इतना हो गया कि मैंने पट्टी पहन लिया यहाँ और प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं तिब्बत को अपने आज़ाद नहीं करा सकूं तब तक ये पट्टी पहन के हर दिन कम करूँगा. ये मेरी पहचान बन गया. So when we were in school, our teachers used to say that there is an R embossed on our forehead and wrote a poem about it. When I was born, my mother said, "You are a refugee." Our tent on the roadside smoked in the snow. On your forehead, between your eyebrows, there is an R embossed. My teacher said. I scratched and scrubbed on my forehead. I found a brash of red pain. I am born refugee. I have 3 tongues. The one that sings is my mother tongue. The R on my forehead between my English and Hindi, the Tibetan tongue reads Rangzin. Freedom means Rangzin. So this is my attempt to define even the English language, to say freedom means Rangzin. It's not Rangzin means freedom. So I said to myself, my destiny is freedom, and to free my country, I must be free first. So I freed myself from material wants. I freed myself from a deep sense of anger, and I've started to write poetry. If I had not been writing poetry, I must have taken up guns, and China wouldn't have been so big as it is today. I'm very serious. China wouldn't have been so big as it is today. I must have burned China all over again 10 times. But lucky for me and for China that I've gone to writing poetry, and we intend to free our country peacefully.
So when I was in Bombay, when there was no place for me to stay and just out of college hostel and continuing wanting to study in Bombay, I wrote this poem as a proposal, not to a girl, a proposal to friends who have big houses and who continue to say that we are one big family. There is one humanity and, we all have to share together. Nobody is a refugee. I wrote a proposal to them. Can I stay in your house? I'll tell you the results later, but this was the poem, the proposal. The proposal says, pull your ceiling halfway down and you can create a mezzanine for me. Your walls open into cupboards. Is there an empty shelf for me? Let me grow in your garden with your roses and prickly pears. I'll sleep under your bed and watch TV in the mirror. Do you have an ear on your balcony? I'm singing from your window. Open your door, let me in. I am resting at your doorstep. Call me when you're awake. This was my proposal. It was very seriously handwritten and delivered to 20 of my rich Indian friends who have big houses on Warden Road, Cuff Parade, Pedder Road, Bulabhai Desa Road. And when I confronted some of them, I said, did you consider the proposal? And they said, well, Tenzin, what proposal? I said, the proposal I gave you in form of a poem. And because I'm short and small, most of the other people are tall and big. And they looked down and said, well, I thought, Tenzin, it was just a poem. Language for me is the one that is sustaining my life and the struggle of our country. If there is, in the modern times, after Second World War, if there is one country who survived purely on the basis of the power of language which connected people, it is Tibet. Understand, 1960, 1959 and 1960 was the time when Tibet was completely occupied by China and nobody wanted to support, nobody wanted to stand up. It was post-invasion of Hungary. It was a time, and it is India who gave the shelter for the Tibetans, for us to stay, live, and the freedom to grow. And people like me grew up here in India. With this, we hold this gratitude to the people and the country of India. But this is the one that gave the Tibetan people and Tibet, the country, the survival. But today it is so strong, so formidably strong from inside that China cannot do anything. Cannot do anything. With all the weapons and all the money put together, they cannot do anything. Recently, and 2 years back, they were trying to replace Tibetan textbooks with Chinese textbooks. Thousands of Tibetan children came out into the street and protested. Now Tibetans sing songs loudly in the streets to further create that love among themselves and to show that this is our identity, this is the language, and you don't understand us. Tibetans today celebrate their culture, their identity, wear Tibetan clothes, and also wear swords across their belt, and tall Khamba men walk across the street and show their identity and say, this is how we are, so proud your guns and money cannot do anything to us. This is the culture that has been sustained, and this basically comes from the idea of understanding yourself. Here in India, in 2008, we attempted what is called a march to Tibet. There are 400 Tibetans tried to walk all across India and go to Tibet. And on the way, we spent 4 months walking and camping on the roadside all the time. And this is the result of one of the events that stayed in my mind and wrote this poem. It's called Remember How We Walked. 99 days of walking, 300 heads in a single line,
one behind the other, bearing Gandhi and Dalai Lama photos, talking, but not able to look into each other's eyes. One head following the other, telling each other personal stories and secrets, walking through green fields and dark valleys, high mountains over old bridges, through the busy street of Moradabad, attempting to sing like Bob Marley. Singing old Bollywood number Suhana Safar Hai, clarifying that we are Tibetans, not Ching Chong, not related to Jackie Chan. 99 days of sleeping by the roadside, dreaming of home, thinking of Chinese bullets and all that noise in Tibet's prisons. 99 days of saying namaste to every Indian we pass by on the way, in the rains, thunder showers, or scorching heat in Rudrapur. Reading newspapers on the walk and not missing the fresh cow dung on the path. Mosquitoes and leeches in the jungles on the way to Didihad, the higher Kumaon mountains. Sweating, sweat that wets your clothes to the skin, blisters that pop like chewing gum, leaving behind sorry red eyes in the feet. Shoes with worn out soles and still looking nice from the top. 99 days of celibacy and the guarantee of good behavior. Monks and nuns and gay people getting arrested and spending days in jail with murderers and rapists, leaving behind parents and family and close Indian college friends, missing emailing and Yahoo chat, high five and photos and on Facebook, marching to Tibet inch by inch every day, worrying what next the police will do, what will happen at the border, walking into uncertainty. 99 days of walking, wistfully thinking, believing we are returning home in a dream and waking to a jolt when Indian police arrested us on the 99th day, packed in buses and trucks and jeeps and sent back from the doorsteps of Tibet back to Delhi. Remember how we walked for 99 days. So keep writing. And as the introduction said, I'm a Tibetan born in India. And this is the 53 years for us being in India. And when we first came from Tibet, there was no modern day English as a Tibetan language textbook. It was all English language. So we studied CBSE English language textbooks. We had Hindi up to 8th standard. That's why I speak Hindi. I can read, write Hindi. I can read and write Tamil also. But because there was no modern day Tibetan textbooks, we grew up speaking and writing English. So today, although my mother tongue is Tibetan, I'm very homely speaking Tibetan, but my written language, my reading language is English. It also came out with a very strong enthusiasm when we were kids in school. We were told that world outside do not know about Tibet. They needed to be told about Tibet. If they were told what kind of injustices we faced, and if we tell the story of His Holiness the Dalai Lama and the suffering of our people in Tibet, people will support us. I grew up with this enthusiasm that world doesn't know and I need to write. I made this promise when I was in class 5. I was traumatized when I was in class 3 when I realized that I am a foreigner, I do not belong here, I have to go somewhere else, ultimately back to Tibet, behind the mountains, a country I have never seen. I grew up with this enthusiasm. I was so angry, so frustrated, and so very enthusiastic to grow up fast. We used to tell among ourselves, we were in class 5. We used to tell ourselves, we have to grow up fast and help the Dalai Lama in a struggle. That kind of enthusiasm, that we used to spend summer break, winter break, everything learning English. We used to sing this song, Ingli a shi jang sing pomo, Ingli a shi jang sing pomo, tibi tibi dub dub, are you sure that you are the morning? Only you are the morning is English. Baki sab Tibetanized English. Ingli a shi jang sing pomo, कौन सा भाषा है, कौन सी गाना है, हम अभी भी हमको पता नहीं है. You are the morning is the only one that is English. अभी भी मुझे पता नहीं है कौन सा गाना था वो, हमको पता नहीं है. But we learned because we were so enthusiastically wanting to educate ourselves
empower ourselves in this language so that we can tell the world what is wrong, what is so wrong happening in Tibet. I continue to write. I am an activist in the Tibetan freedom struggle, and my promise holds. At the same time, I'm really fortunate that while being in Bombay, I was very fortunate at a very keen moment. I was able to meet some of very, prominent and very kind teachers like Adil Jasawala. I want to remember, and Adil Krishna Mehrotra. I was in Bombay University. I used to go and meet him and read his poetry. And then Arun Kolatkar, who passed away, Dom Morris, and Jerry Pinto, and there are a number of other friends, Arun Dharti Subramanian. These are the people I learned from. And even at that time, my English was faltering. And I continued to improve my English. My last point, language does not live with nationalism or patriotism. If any language should be preserved, whether it's Tibetan, English, or any other language, it lives in the details of speaking good, enriched languages of details. So power of language lives in the language, not with the patriotism. वो अपनी मातृभाषा है, बोलने से लैंग्वेज प्रिजर्व नहीं होता है, लैंग्वेज प्रैक्टिस करने में होता है. वो हमारे देश में होता है, यहाँ भी हो रहा है. थैंक यू. This is my book, Kora. It's the cheapest book available here. Buy a copy. It's there at the Yoda King. Thank you. भाषा व्यवहार की चीज है. यह बात बहुत कम उम्र में मुझे बहुत अलग तरह से महसूस हुई जब मैंने जाना कि मेरे भीतर दो इंसान हैं. एक जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट सिवान से जैसे ही बाहर निकलता है उसकी जीभ भोजपुरी बोलने में लड़खड़ाने लगती है, और जैसे ही वह दिल्ली, गोरखपुर, इलाहाबाद, पटना से सिवान की सरहद में घुसता है उसकी जीभ हिंदी बोलने में लड़खड़ाने लगती है. ऐसे बहुत जिंदगी के कम मौके हैं जब सिवान जिले में मैं मंच पर अगर न हूं तो हिंदी में बोल पाया हूं शुद्ध शुद्ध 2 वाक्य. भोजपुरी ही निकलती है, भोजपुरी ही बोल पाता हूं. लेकिन मैं दिल्ली में रहते हुए पिछले 10 सालों से यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कोई भोजपुरिया भाई, जब कोई भोजपुरिया इंसान मुझे इस राजधानी में मिलता है तो मैं क्यों नहीं कहता हूं का भाई का हाल पा. आज समन्वय के इस मंच पर भोजपुरिया ठाठ के ठेठ कवि प्रकाश उदय जी अपनी पूरी ठसक में हमारे बीच मौजूद हैं. मैं काहो का हाल बा से ही शुरू करता हूँ. कहो का हाल चाल, चकाचक ठीक ठाक ठीके ठाक. कहो का हाल चाल, चकाचक ठीक ठाक ठीके ठाक. कभी घन्ने घना, कभी मुट्ठी भचना, कभी ऊहो मना. कभी घन्ने घना, कभी मुट्ठी भचना, कभी ऊहो मना. बाकी पूछे जो केहू की का हाल चाल, चकाचक ठीक ठाक ठीके ठाक. देशा विदेशा में टेंशन बहुत, आफत प आफत, विपत प विपत, रामा कुफते कुफत. देशा विदेशा में टेंशन बहुत, आफत प आफत, विपत प विपत, रामा कुफते कुफत. अरे धत धत बुड़बक. टेंशन त ई है कि खैनी है चूना नहीं. कहती है बीवी नहैला बिना प्यारे जूता भी छूना नहीं. टेंशन त ई है कि खैनी है चूना नहीं. कहती है बीवी नहैला बिना प्यारे जूता भी छूना नहीं. गुरु बहुते सही
सही हो त भैया एही बात पर चाह चौचक पियावत जानी। पान खैब त खा ना खियब त जा हमके चूना लहादत जानी। ऐसा है भैया कि टाइम का रोना है, अब भी है इधर पर 2 मिनट बाद उधर को होना है। जागम जाग भागम भाग टेम पर न खाना न पीना न सोना है। का करिएगा बहुत बहुत पाना है तो कुछ ना कुछ तो खोना है। अरे छोड़ा हो आव बैठ बतियाव दुई गाल, आप पूछे जो केहू की का हाल चाल। चकाचक ठीक ठाक ठीक ठाक, कभी घन्ने घना कभी मुट्ठी भचना कभी ऊहो मना, बाकी पूछे जो केहू की का हाल चाल। चकाचक ठीक ठाक। एक दूसरा गीत सुना रहा हूँ, ये फूल गोभी के बारे में। आजकल थोड़ा मौसम आने लगा है। हति हति फूलवा हतना शोभे, बड़का कतना शोभी फूल गोभी। देखते मनवा लोभी फूल गोभी। हति हति फूलवा हतना शोभे, बड़का कतना शोभी फूल गोभी। देखते मनवा लोभी फूल गोभी। उजर उजर फर भर भर झाबा, जैसे हो नेतवन के साभा। उजर उजर फर भर भर झाबा, जैसे हो नेतवन के साभा। जिन्हनी के कुरुता पैजामा, धंग चिक धोवलस धोबी फूल गोभी। देखते मनवा लोभी फूल गोभी। भूजले आहा छिमकले आहा, भूजले आहा छिमकले आहा। छनला पर त आहा आहा, भूजले आहा छिमकले आहा। छनला पर त आहा आहा। बाकिर तनी संभर के भाया, पिलुओ कतहूँ होखी फूल गोभी। देखते मनवा लोभी फूल गोभी। जेतियन आलू के मेजन, परवर गोभी बैगन वैगन। जेतियन आलू के मेजन, परवर गोभी बैगन वैगन। प्रभु कभु कम कर बजो भेजन, तहरो जिभिया टोकी फूल गोभी। देखते मनवा लोभी फूल गोभी। हति हति फूलवा हतना शोभे, बड़ा कतना शोभी फूल गोभी। देखते मनवा लोभी फूल गोभी। ठीक है। एक छोटी सी कविता और, इसमें 2 बंद, कई बंद हैं, मुझे 2 बंद याद रहते हैं। एक में एक मजूरे के, मिल के मजूरे के सुख को, और दूसरे में एक हलवाहे के सुख को कहा गया है। हाफ टेम काम किया 2 घड़ी राम किया, जौन जौन किया तौन झूम किया। झाम किया झावा से मलमल के घंटन स्नान किया। सनलाइट साबुन का आधा जियान किया। बबड़ी संवार लिया धोती कुर्ता झार लिया। नवके बियहुती यार से उधार लिया।
नगदे अठन्नी का दुई खिली पान लिया, आध पहर ऐनक से अखिया मिलान किया। इसी तरह मन्नू ने मानी मजूरे ने साली का बारात किया, साढ़ू गए कोहबर से साली से बात किया, चुन चुन मजाक किया, मात हुआ मात किया, पाती उती लिखने का किया दरखास्त, नखरे देखो धोती में जारबन लगी, नखरे देखो। इसको फिर से कहता हूँ। हाफ टेम काम किया, दुई घड़ी राम किया, जौन जौन किया तौन झूम किया, झाम किया, झावा से मलमल के घंटन स्नान किया, सनलाइट साबुन का आधा जियान किया, बबड़ी संवार लिया, धोती कुर्ता झार लिया, नवके बियहुती यार से उधार लिया, नगदे अठन्नी का दुई खिली पान लिया, आध पहर ऐनक से अखिया मिलान किया। इसी तरह मन्नू ने मानी मजूरे ने साली का बारात किया, साढ़ू गए कोहबर से साली से बात किया, चुन चुन मजाक किया, मात हुआ मात किया, पाती उती लिखने का किया दरखास्त, नखरे देखो धोती में जारबन लगी, नखरे देखो। सारा दिन दंवरी में गत्तर थकाए लिया, सांझ बेर राम कहा पित्तर मनाए लिया, सानी किया पानी किया, चिवरा चबाए लिया, चार गाल इन उन से भरमन बतियाए लिया, भर ढीण खाए लिया, खैनी दबाए लिया, मावस की रात चार चंदा लगाए लिया। इसी तरह मंगता ने अनकर हरजुतवा ने दिन किया रात किया, जिंदगी झमान किया, ठेंगे पे महलन का राखा उजास, नखरे देखो पोछिटा को माने रुमाल, नखरे देखो। धन्यवाद। Actually, there are two things to be noticed, that there are poets who doesn't really need a book to read from. We already have Prakash Uday here. We also have Andy Rajkumar to follow. He doesn't need a book to read from. And the second thing to note is that there were possible ways to be modern. There were possible alternative ways to be modern, which have been overlooked in last 100 years, maybe 150 years. So today we see these voices which could have perhaps made us better modern, perhaps made us differently modern. अगला कवि जो है मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू बी लाइक हिम इन मैनी वेज. मैंने उसका अनुवाद किया है और मैं उस पर लिखता रहता हूँ, और लेकिन बहुत विकट कवि है जैसे होते हैं. और एक खास बात प्रभात की कविता की ये है कि बहुत सारे लोग जब इस बात के लिए लगभग ऑब्लाइज्ड फील करते हैं कि उन्हें अपने कम्युनिटी की और अपने एक बड़ी सोशल उसकी आवाज़ होना भी ज़रूरी है, वहीं प्रभात के यहाँ लगातार इसकी चेतना बनी रहती है कि कुछ खास तरह के समुदायों से आने वाले लोगों से ही ये उम्मीद की जाती है. जो एफ्लुएंट और बड़े समाज हैं वहाँ पे आपका इंडिविजुअल होना और आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती है. प्रभात एक ऐसे ही समुदाय से आते हैं, लेकिन लगातार उनके यहाँ इंडिविजुअल होने की और उसकी अपनी जो ट्रेजी कॉमेडी है उसकी समझ बहुत गहरी है. वो कभी कभी गीत भी लिखते हैं. मुझे उम्मीद है वो आज एक गीत भी सुनाएंगे. प्रभात. मैं एक छोटी कविता से शुरुआत कर रहा हूँ. इस कविता का शीर्षक है अपनों में नहीं रह पाने का गीत. उन्होंने मुझे इतना सताया कि मैं उनकी दुनिया से रेंगता आया. उन्होंने मुझे इतना सताया कि मैं उनकी दुनिया से रेंगता आया. मैंने उनके बीच लौटने की गरज से बार बार मुड़कर देखा, मगर उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया. ऐसे अलग हुआ मैं अपनों से, ऐसे हुआ मैं पराया. ऐसे अलग हुआ मैं अपनों से, ऐसे हुआ मैं पराया. समुदायों की तरह टूटता बिखरता गया मेरे सपनों का पिटारा. अकेलेपन की दुनिया में रहना ही पड़ा तो रहूँगा, मगर ऐसे नहीं जैसे बेचारा, क्योंकि मेरी समस्त यादें सताई हुई नहीं है. क्योंकि मेरी समस्त यादें सताई हुई नहीं है. अगली कविता है, इसका शीर्षक है एक सुख था. मृत्यु से बहुत डरने वाली बुआ के बिल्कुल सामने आकर बैठ गई थी मृत्यु. मृत्यु से बहुत डरने वाली बुआ के बिल्कुल सामने आकर बैठ गई थी मृत्यु. किसी विकराल काली बिल्ली की तरह सबको बहुत साफ दिखाई और सुनाई देती हुई, मगर तब भी अपनी मृत्यु के कुछ क्षण पहले तक भी उतनी ही हंसोड़ बनी रही बुआ. अपने पूरे अतीत को ऐसे सुनाती रही जैसे वह कोई
लघु हास्य नाटिका हो, यह एक दृश्यांश ही काफ़ी होगा जिसमें बुआ के देखते देखते निष्प्राण हो गए थे फूफा। गांव में कोई नहीं था, पक्षी भी जैसे सब के सब किसानों के साथ ही चले गए, गांव खाली कर खेतों और जंगल में। कैसा रहा होगा पूरे गांव में सिर्फ एक जीवित और एक मृत का होना। कैसे किया होगा दोनों ने एक दूसरे का सामना। इससे पहले कि जीवन छोड़ दे, मरणासन्न को खाट के नीचे उतार लेने का रिवाज है। बुआ बहुत सोचने के बावजूद ऐसा नहीं कर सकी, अकेली थी और फूफा मरने के बाद भी उनसे कतई उठने वाले नहीं थे। जाने क्या सोच बुआ ने मरने के बाद खाट को टेढ़ा कर फूफा को ज़मीन पर लुढ़का दिया। अब रोती तो कोई सुनने वाला नहीं था, बिना सुनने वालों के पहली बार रो रही थी वह जीवन में। इस अजीब सी बात की ओर ध्यान जाते ही रोते रोते हंसी फूट पड़ी बुआ की। बुआ जीवन में रोने के लंबे अनुभव और अभ्यास के बावजूद चाह कर भी रो नहीं सकी। मृतक के पास वह जीवित बैठी रही, सूर्यास्त की प्रतीक्षा करती हुई। इस तरह जीवन को चुटकुलों की तरह सुनाने वाली बुआ के जीवन का चुटकुला 85 वर्ष की बखूब अवस्था में जब पूरा हो गया, कुछ लोग हंसे, कुछ ने गीत गाए, कुछ को आई रुलाई। बूढ़ी बुआ हमारे जीवन में अभी भी है, उतनी ही अटपटी, उतनी ही भोली, उतनी ही गंवई, मगर खेत के मेड़ के गिर गए रूख सी कहीं भी नहीं दिखाई देती हुई। और यह बात भी अब तो 4 साल पुरानी हुई। 4 बरस पहले एक सुख था जीवन। एक और कविता मैं सुनाऊंगा, इसका शीर्षक है गुम बच्चे की याद। मेरी गरीब चचेरी बहन, मेरी गरीब चचेरी बहन, शादी भी जिसकी ठीक से की नहीं जा सकी। मेरी गरीब चचेरी बहन, शादी भी जिसकी ठीक से की नहीं जा सकी, बस भेज दी गई कुछ औरतों के गाए गीतों के साथ हुई उसकी विदाई। 2-1 ही साल बाद विवाह के गीतों के शब्द निष्प्रभ हो गए। उनकी ध्वनियों की चिड़ियाएं सदा के लिए सो गई। उसके पति ने एक हत्यारे की हत्या कर दी। वह भारत की जेलों के उन लाखों अभिशप्त कैदियों के बीच जा बैठा जिनकी जमानत नहीं होती, टलती जाती है जिनकी सुनवाई। ससुराल में वह रहने नहीं दी गई, गोद के बच्चे के साथ वह लाचार आ गई यहीं। उसे रहने के लिए एक घह पाटोर बता दी गई, हल्ला मजूरी करके अपना और बच्चे का पेट पालने लगी। ऐसी मेरी गरीब चचेरी बहन का बच्चा था वो, ऐसी मेरी गरीब चचेरी बहन का बच्चा था वो। 7 साल का हो गया था, बड़ी उम्मीद से बड़ा कर रही थी उसको, पढ़ने भेज रही थी। स्कूल नाम के सरकारी बाड़े में रोज़ बैठता था जाकर, बच्चों के साथ खेलता था स्कूल से आकर। उस खेलते हुए को मुर्गी के चूजे की तरह उठा ले गया कोई। लिखने में भी तकलीफ़ होती है कि पुलिस, सरपंच, विधायक, देवी देवता सबके दरवाज़ों पर ढोक दे चुकी है, सबके पैरों में सर पटक चुकी है। अब तो यही सोचने विचारने को रह गया है, आखिर कौन था वह जो ले गया खेलते बच्चे को? आखिर कौन था वह जो ले गया खेलते बच्चे को? क्या वह खुद दरिद्रता, भूख और कुशिक्षा का शिकार था कोई? क्या उसने कहीं सुनसान में ले जाकर बलि या कुर्बानी दे दी बच्चे की? या उसने खाए पिए अघाए सभ्य बर्बरों के बेच दिया उसे? क्या उसे अरब, क्या किसी आधुनिक साधु या पर्यटक को बेच आया वह उसे? क्या किसी मेज पर तश्तरी में रखा गया है उसे? इतने बच्चे गायब होते हैं हर साल, लेकिन बिजली पानी की मांग जैसा छोटा मोटा मुद्दा भी नहीं बनती है बात। 3 महीने भी याद नहीं रखा गया एक बच्चे का गायब होना। जिस दिन से गुम हुआ है बच्चा, मेरी चचेरी बहन भी गुम है। जिस दिन से गुम हुआ है बच्चा, मेरी चचेरी बहन भी गुम है। वह नहीं जानती कि न मरे न जीवित बच्चे के साथ कैसे जीना चाहिए। इसी दुनिया में कहीं और कहीं भी नहीं बच्चे की सुध कैसे रखनी चाहिए, कैसे उसे सुलाना चाहिए, कैसे उसे जगाना चाहिए, कैसे उसे समझाना चाहिए अपना ध्यान रखने के लिए। लापरवाही करने पर कैसे सख्त हिदायत दी जानी चाहिए। अगर उसके अंगों को खोलकर अलग अलग शरीरों में नहीं लगा दिया गया है
अगर स्त्री लोथों से ऊबे विकृतों ने उसे रिहा कर दिया है, अगर दासों की तरह उसके पुट्ठों पर थाप दे देकर उसे कई बार बेच और खरीद लिया गया है, तो अब वह कहाँ है और क्या कर रहा है? कैसा दिखने लगा है वह हाड़ मांस का पुतला सालों बाद? क्या वह ब्रेड पर आयोडेक्स लगाकर खा चुका है? क्या दुनिया की सभी लड़कियों के लिए डरावना हो चुका है? क्या वह किसी महानगर की बत्ती गुल करने निकल पड़ा है? क्या वह टेलीफोन लाइन काटने गया है? क्या वह किसी भीड़ भरे इलाके में बम रख रहा है? क्या वह रस्सों से बंधा है? क्या वह अपना फटा टूटा शरीर लिए न्यायालय में उपस्थित है? क्या उसे जेल में ही फांसी दे दी गई है? क्या उसे वहीं मिट्टी में मिट्टी, राख में राख कर दिया गया है? मेरी गरीब चचेरी बहन, दो पीढ़ी पीछे जाएं तो हम एक ही दंपत्ति की संतान हैं। एक आध पीढ़ी और पीछे जाएं तो पूरा कबीला ही एक दंपत्ति की संतान है। अंततः जैसे पूरी दुनिया ही एक दंपत्ति की संतान है। और इस तरह देखो तो कोई भी दूर का नहीं है, कोई भी पराया नहीं है, सभी अपने हैं, कोई भी शत्रु नहीं है। वास्तव में देखो तो कैसे कैसे शत्रु हैं चारों तरफ। मेरी गरीब चचेरी बहन, मेरी गरीब चचेरी बहन, कपड़े जिनमें से झांकते हैं उसके धूल के बने हाथ पैर, उसके फूस के केस झांकते हैं, गोली खाई हिरनी की करुण कजल आंखें झांकती है। मैं पूछता हूँ कभी कभी उससे, जी तुम्हें इस ब्रह्मांड में किस हाट पर मिलते हैं इतने फीके, इतना अधिक रंग उड़े कपड़े? क्या तुम आकाश गंगा से लाती हो इन्हें? पागल है तू, कहकर हंस देती है मेरी गरीब चचेरी बहन। एक गीत के लिए गिरिराज कह रहे हैं, वो गीत मैं सुनाऊंगा और ये आखिरी कविता है। हमारे यहाँ ऊंट गाड़ी में भर के नमक बेचने के लिए लोग आते हैं और उस नमक के बेचने और खरीदने का दृश्य इस गीत में है। सांभर झील राजस्थान में मशहूर नमक की झील है, वहाँ से लोग लेके आते हैं। वो सांभर झील से भर आया, वो सांभर झील से भर आया भैरू मारवाड़ी ने, बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। सांभर झील से भर आया भैरू मारवाड़ी ने, बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। बर्फ जैसी चमक चांद जैसी बनक, बर्फ जैसी चमक चांद जैसी बनक, चांदी जैसी ठनक अजी देसी नमक। देखो ऊंट गाड़ी में बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। कोई रोटी करती भागी कोई दाल चढ़ाती आई, कोई रोटी करती भागी कोई दाल चढ़ाती आई। कोई लीप रही थी आंगन बोली हाथ धोकर आई लाई, नाज थाड़ी में बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। हो सांभर झील से भर आया भैरू मारवाड़ी ने, बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। थोड़ा घर की खातिर लूंगी थोड़ा बेटी को भेजूंगी, थोड़ा घर की खातिर लूंगी थोड़ा बेटी को भेजूंगी। महीने भर से नमक नहीं था जिनका लिया उधारी दूंगी। लेन देन की हो लेन देन की मची है धूम घर गुआड़ी में। Anand will read and then we'll follow with Andy. We were drinking at the American diner, and thanks to Arif asking me the difference between Siddha and Siddhu in Rajkumar's poetry, I asked him about this, and he said, Siddhu means, I think he understands what I'm saying now. He doesn't know English or Hindi, but we discussed this there, but he doesn't know I'm going to talk about it. I don't think this is Rajkumar. He talked about disembodying himself, leaving one person there, and making sure some other person comes on stage, and that's called Sittu Vilayattu in Tamil. So what I present to you is a man wearing a tag called Rajkumar, but he might well not be. நீங்க தான் அந்த ராஜ்குமாரா இல்ல அங்க இன்னும் பியர் அடிச்சிட்டு உட்கார்ந்திருக்கீங்களா தெரியாது. And what kind of a person is he?
I mean, he told me he just quit his job. I mean, Arif was asking me, what does he do? When I asked him, he said, railway mail service, Nagarkoil, cooling. I'm a coolie at the railway mail service where you take the mail every day and put it back. But he stopped doing that recently. He has written songs for, he's tried Tamil, Torti Uttanga. They basically chased him out. So he's too much of a poet and an icon. He has written songs and even sung for a Tamil film called Madhupana Kadai, which means liquor shop. So you know why we were at the American Diner. By the way, only 10 copies of this book left. He's a best-selling poet, and 10 copies are with Arif here, who is sitting in the front row. Grab them from him after this. அதான் சொன்னேன் 10 தான் மீதி இருக்குன்னு சொல்லுங்க எல்லாம் வித்து போச்சுன்னு சொல்லிட்டேன். I am the child of Satan, the dogs, the devil, and the demon is my God. My Lord is darkly handsome, the king of the jungle who struck down that sneaky Raman, which is how Rama is referred to. Raman, the sneaky Raman, in a face-to-face battle. That's Rajkumar. I read this first because after you listen to him, you won't feel like listening to my English. So over to Rajkumar. கரித்துண்டு கொண்டனது நெஞ்சில் நீ வரைந்து வைத்த காகம் பறந்து போன போது கரித்துண்டு கொண்டனது நெஞ்சில் நீ வரைந்து வைத்த காகம் பறந்து போன போது அது இருந்த முள் கூட எழுந்து குத்தி கிழிக்க எனது ஓர்மையின் முற்றத்தில் சிதறி கிடந்தது செம்பருத்தி இதழ்கள் கரித்துண்டு கொண்டனது நெஞ்சில் நீ வரைந்து வைத்த காகம் பறந்து போன போது அது இருந்த முள் கூட எழுந்து குத்தி கிழிக்க எனது ஓர்மையின் முற்றத்தில் சிதறி கிடந்தது செம்பருத்தி இதழ்கள் எரியும் எனது பிணத்தின் புகை குடிக்கும் சுடலை பெண்ணே எரியும் எனது பிணத்தின் புகை குடிக்கும் சுடலை பெண்ணே உனது திமிரின் ஓரத்தில் நான் துடிப்பேன் ஒரு கருத்த மச்சமாய் உனது திமிரின் ஓரத்தில் நான் துடிப்பேன் ஒரு கருத்த மச்சமாய் நடுநிசி நீராய் பரவி கிடந்த நான் நடுநிசி நீராய் பரவி கிடந்த நான் நடுநிசி நீராய் பரவி கிடந்த நான் நடுநிசி நீராய் பரவி கிடந்த நான்
நடுநிசி நீராய் பரவி கிடந்த நான் உள்ளிருந்தெழுந்த மீன்களை விட்டுன் ஐம்புலனை கொத்திச் சென்றேன். நடுநிசி நீராய் பரவி கிடந்த நான் உள்ளிருந்தெழுந்த மீன்களை விட்டுன் ஐம்புலனை கொத்திச் சென்றேன். காலங்களுக்கு முன் புது வெள்ளம் நிறைந்த போது நீச்சல் தெரியாமல் வீழ்ந்து செத்தவள் இந்த குளத்தில் தான் மிதந்து கொண்டிருந்தாள். இந்த குளத்தில் தான் மிதந்து கொண்டிருந்தாள். கூச்சலிட்டு கொண்டே தவளைகள் துள்ளும் எனது குரங்கு படித்துறையில் கூச்சலிட்டு கொண்டே தவளைகள் துள்ளும் எனது குரங்கும் படித்துறையில் நடுகிறவு சாமத்தில் எடுகிறது அழுக்கு துணியடிக்கும் எதிரொலி. Rajkumar was born in a shaman Kanayan community, as it's called. It's classified as a Dalit community. But when I published this book a couple of years ago, Give Us This Day, A Feast of Flesh, I was both the translator from whose translation I'm reading, Anushya Ramaswamy, and I were a little cautious, as was Ravi Kumar, who was quite instrumental in getting this book done, about slotting Rajkumar as a Dalit poet. Because his sensibilities are rather kind of, you cannot put them in a slot. And to give you a sense of the poem he was reading now, it's about, and this happened at this room 414, where Arif was also sitting, and he tried telling us what this poem was about. And I immediately, to make a popular cultural reference for you to able to understand that, he told me in English, which is actually a Tamil word, it's about love failure. Which has been unfortunately made famous by that Dhanush song called Kolaveri. But what this poem does in terms of its ramifications is, I just tried, I'm not a translator, I'd rather be an editor and a publisher, but to give you a sense of this, the man here is being agonized by this absolutely bewitching woman who has kind of possessed him. And there are these couple of lines there where he says the male lover is spread like midnight waters. He's like a lake which is like midnight, dark. And I unleash fishes from within and devour your senses. This is meaning when he was doing all these actions, he's like coming like fishes and eating up her eyes, her nose, her ears, her mouth, her lips, her body. And this is usually the Sudalai is the man, Sudalai Sami, would be a man, the god of the graveyard, the god of the burial ground. But in this case, she becomes a Sudalai pen. Oh, Sudalai girl who has drunk up the smoke of my burning corpse. It's the man who is dead. I'll throb at the edge of your arrogance like a black mole. And the edge of arrogance is her firm breast and the nipple, which is very proud, which is arrogant. So that's just a couple of lines I tried doing. It's a kind of a bad translation, I admit, but to give you a sense of the kind of agony that the male lover faces.
And I think I'll hand it over to Rajkumar because we are also running out of time. And one more, நீங்க ஒன்னு பாடிடுங்க. அதுக்கு முடிச்சு. அது ரெண்டு சேர்த்து பாடுவீங்கல? ஆமா. பேயே உன்னை இறுகப் பிடித்தன் வேப்பமரத்தில் அறைந்தேன் ஆணியால் பின்னொரு இரவில் ஆழ்ந்து தூங்குகையில் மரம் உடைத்து வெளியே வந்து மாய தந்திர அட்டகாசம் செய்ய உயிரிலிருந்து எடுத்து கொடுத்த ரத்தம் நக்கி மெல்லச் சிரித்தாய். உயிரிலிருந்து எடுத்து கொடுத்த ரத்தம் நக்கி மெல்லச் சிரித்தாய். பேயே உன்னை இறுகப் பிடித்தன் வேப்பமரத்தில் அறைந்தேன் ஆணியால் பின்னொரு இரவில் ஆழ்ந்து தூங்குகையில் மரம் உடைத்து வெளியே வந்து மாய தந்திர அட்டகாசம் செய்ய உயிரிலிருந்து எடுத்து கொடுத்த ரத்தம் நக்கி மெல்லச் சிரித்தாய். உயிரிலிருந்து எடுத்து கொடுத்த ரத்தம் நக்கி மெல்லச் சிரித்தாய். பின்பு உண்ணான அடங்கு என்னான அடங்கு உண்ணான அடங்கு என்னான அடங்கு என்று பிடித்தடைத்தேன் என்னில். அன்பே நீ என் தேவதை. வருவோரை போவோரை மல்லிகை பூவாசத்தால் பயமுறுத்தி ஓடவிட்டு காத்து நிற்பாயொரு புணர்ச்சிக்காய். பல்முளைத்த விழியாலே வழிமறித்து வெற்றிலைக்கு சுண்ணாம்பு நீ கேட்க பல்முளைத்த விழியாலே வழிமறித்து வெற்றிலைக்கு சுண்ணாம்பு நீ கேட்க மையிட்டு தடவியுன்னை மயக்கிடுவே நடுக்காட்டில். மையிட்டு தடவியுன்னை மயக்கிடுவே நடுக்காட்டில். குறிதெறிக்க இருக்குவதில் உடருலசி தீபிடிக்க என் வீட்டில் அழைத்துன்னை மஞ்சள் நீராட்டிடுவேன். குறிதெறிக்க இருக்குவதில் உடல் உரசி தீபிடிக்க என் வீட்டில் அழைத்துன்னை மஞ்சள் நீராட்டிடுவேன்.
வரிந்து விழும் உடற்சாம்பல் வயிர் புடைத்து வெளிச்சாட பின்தொடரும் நிழலுருவை பேய் குழந்தை என்பதிலோர் எரிந்து விழும் உடல் சாம்பல் வயிர் புடைத்து வெளிச்சாட பின்தொடரும் நிழலுருவை பேய் குழந்தை என்பதிலோர் இன்பமன்றோ சொல்லடி என் செம்புடவைக்காரி. Thank you, and Thank you, thanks Anand. particularly to both Nirupam and Giriraj for having Rajkumar. Thank you for being here today and helping us with this session. Now, ज़्यादातर हम लोग जब कविता पाठ सुनने जाते हैं तो एक खास तरह का एक्सपीरियंस एंटिसिपेट करके जाते हैं और अक्सर वही मिल भी जाता है. मुझे उम्मीद है कि आज की शाम हमें कविता पाठ की वैसी शामों की तरह याद नहीं रहेगी. यह शाम कुछ और तरह से याद रहेगी. जीवन की कविता और कविता के जीवन का यह समन्वय हमें जीवन भर याद रहेगा. क्या हम इन कवियों के सम्मान में कुछ सेकंड के लिए खड़े हो सकते हैं? मुझे लगता है हमें खड़ा होना चाहिए.